नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चोरों का राजा। चोरों का राजा, चित्रांकन बेदी, कहानी बिमल चटर्जी। किसी समय चौपट नगरी में मूर्खानंद नाम का एक राजा राज्य किया करता था। शक्ल सूरत से तो राजा मूर्खानंद वास्तव में ही कोई मूर्ख लगता था, लेकिन था बहुत होशियार। अपना राजपाट वह बड़ी कुशलता पूर्वक सुचारू रूप से चला रहा था। प्रजा भी उसके राज्य में सुखी थी, लेकिन एक बार 4 चोरों ने उसकी नगरी में अपने कारनामों से उधम मचा दिया और प्रजा त्रस्त हो उठी। दुहाई है महाराज, हमें उन 4 चोरों से मुक्ति दिलाइए। उन्होंने सारी प्रजा की नाक में दम कर रखा है। हाँ महाराज, उन्होंने हमारा खाना खराब कर रखा है। हमारे होते हुए उन चोरों की यह हिम्मत कि आप लोगों का खाना खराब करें। आप लोग जाकर अपना अपना काम कीजिए और उन कमबख्तों का जिम्मा हम पर छोड़ दीजिए। अब वे चोर और ज़्यादा दिन तक आपकी नाक में दम नहीं कर पाएंगे। महाराज मूर्खानंद जी की जय। लोगों के जाने के बाद महाराज मूर्खानंद ने अपने महामंत्री भिंडी सिंह से कहा, महामंत्री जी, हम चाहते हैं कि आप शीघ्र से शीघ्र उन चोरों की खटिया खड़ी करें जिन्होंने प्रजा की खटिया खड़ी कर रखी है, ताकि प्रजा की खड़ी खटिया फिर से पिस सके। मैं अपनी ओर से उनकी नाक में रस्सी डालने का पूरा यत्न कर रहा हूँ महाराज, लेकिन क्या करूँ, कमबख्त चारों इतनी चालाक और चतुर हैं कि हर बार उनकी दुम मेरे हाथों में आते आते रह जाती है। बस एक बार उनकी दुम मेरे हाथ में आ जाए, फिर फांसी का रस्सा उनकी गर्दन में डालते मुझे देर नहीं लगेगी। बस, हम आपका गंधर्व आलाप बहुत सुन चुके। जो व्यक्ति अभी तक उन चूहों की दुम भी नहीं पकड़ पाया, वह भला उनकी गर्दन कहाँ से पकड़ पाएगा। लगता है अब हमें स्वयं ही मैदान में उतरना पड़ेगा। ऐसा न कहिए महाराज, बस एक मौका और दीजिए। नहीं, तुम्हें और समय देकर हम प्रजा से अपनी चांद पर जूते नहीं पड़वाना चाहते। जाइए, अपनी भिंडी जैसी सूरत को हमारे सामने से दूर ले जाइए। अब हम खुद ही उनसे निपटेंगे। और उसी रात राजा मूर्खानंद वेश बदलकर चोरों की तलाश में निकल पड़ा। यदि वे लंपट मुझे मिल गए तो उनकी खाल में भूसा भरवाकर खेतों में खड़ा करवा दूंगा, ताकि लोगों की बजाय पक्षी उनसे डरें और खेतों को नुकसान न पहुंचा पाए। जब वह नगर की परिक्रमा लगाता हुआ एक वीरान स्थान पर पहुंचा, अरे वे लोग कौन हैं और इतनी रात गए वहां क्या कर रहे हैं? कहीं वे वही चारों चोर तो नहीं? काश वही हो। तभी, अरे भाइयों, वह देखो कौन आ रहा है। शक्ल सूरत से तो किसी लंगूर की औलाद मालूम पड़ता है। आने दो, पूछेंगे। जब मूर्खानंद उनके निकट से होकर आगे बढ़ा, ए भाई, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा और इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? क्यों बताऊं कि मेरा नाम लाल भुजक्कड़ है और मैं एक चोर हूँ और इस समय कहीं चोरी करने जा रहा हूँ। क्या? अगले ही पल उन चोरों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। अरे भाई, तुम चोर हो तो खड़े क्यों हो? आओ हमारे पास बैठो। हम चारों भी चोर हैं और तुम यह अच्छी तरह जानते होंगे कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। तुम चाहो तो हमारे दल में शामिल हो सकते हो। तो मेरा संदेह ठीक ही निकला। ये वही चोर हैं। चाहूँ तो इसी समय पकड़ सकता हूँ, लेकिन नहीं, इन्हें मैं अब इनकी चालाकी से ही मारूंगा। मैं घटिया चोरों के साथ काम नहीं करता, इसीलिए तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा अलग। अच्छा, राम राम। क्या कहा? घटिया चोर? अबे जरा मुंह संभाल कर बात कर। हम चारों का इस नगर में क्या चारों दिशाओं में सानी नहीं। हम सभी में कोई न कोई विशेष गुण है और हम सब अपने अपने काम में माहिर हैं। भला वह गुण तुम में क्या होंगे? अबे तू अपनी जुबान को लगाम देकर बात कर। जो गुण मुझ में है वह तुम में से किसी में नहीं होगा। यदि तुम मेरी विशेषता जानोगे तो तुरंत मेरे पैर पकड़कर अपना राजा मान लोगे। अहें? एक बार उन चारों चोरों ने आपस में एक दूसरे की ओर देखा और फिर, अरे तो भाई खड़े क्यों हो? बैठो बैठो और जल्दी से हमें अपनी विशेषता बताओ। यदि तुम्हारी विशेषता वास्तव में हमसे ऊंची हुई तो हम तुम्हें अपना राजा भी मान लेंगे। ही, ऐसे नहीं, पहले अपनी विशेषता बताओ, तभी मैं अपनी विशेषता बताऊंगा। यदि ऐसी बात है तो पहले मेरी विशेषता सुनो। मेरा नाम नक्कू राम है।
किसी के घर में धन कहाँ छिपा है तथा खतरा कहाँ है, यह मैं मात्र सूंघ कर बता सकता हूँ। इसके बाद दूसरा बोला, मेरा नाम चाबी सिंह है। जिस मजबूत ताले पर मैं मात्र हाथ भर फेर देता हूँ, वह फटाक से अपने आप खुल जाता है। अच्छा, फटाक से खुल जाता है, हे। चल भाई तीसरे, तू भी फटाक से अपनी जुबान की खुजली मिटा डाल। मेरा नाम नजर बट्टू है। मैं एक बार जिसकी शक्ल देख लेता हूँ, उसे जिंदगी भर नहीं भूलता, चाहे वह कभी गधे के मेकअप में ही मेरे सामने क्यों ना आ जाए। ठीक कहते हो प्यारे नजर बट्टू, आखिर एक गधे को गधा ही पहचान सकता है ना। आए? हाँ भाई चौथे, अब तू भी सुना डाल अपनी राम कहानी अपनी ही जुबानी। मुझे दोस्त लोग चतुर सिंह कहते हैं। चोरी करते समय कैसी भी समस्या सामने आए, मैं उसे चुटकी बजाते ही हल कर सकता हूँ। कमबख्त, वास्तव में ही शैतान की औलाद मालूम पड़ते हैं। खैर कोई बात नहीं, यदि ये चोर हैं तो मैं भी इनका राजा हूँ। यदि एक एक को नाको चने न चबवा दूं तो मेरा भी नाम मूर्खानंद नहीं। क्या सोचने लगे गंजू भाई, अब जरा अपनी भी तो विशेषता बताओ। अरे गपोड़ियो, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सब गप ही मार रहे हो। क्या तुम लोग अपने किसी प्रियजन की कसम खाकर यह बात कह सकते हो? हम अपनी माँ की कसम खाकर कहते हैं कि हमने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सच है। उनको कसम खाता देख राजा मूर्खानंद सोचने पर विवश हो गया। क्यों ना इनको इनकी नानी दादी याद दिलाने से पहले एक बार इनकी चातुर्यता की परीक्षा ही ले लूं। पकड़ा तो इन्हें कभी भी जा सकता है। क्यों भाई, अब फिर किन ख्यालों में खो गए? हम सब तुम्हारी विशेषता जानने के लिए उत्सुक हैं। सुनो दोस्तों, यह ठीक है कि तुम सब अपने अपने ढंग के विचित्र व्यक्ति हो, लेकिन जो विशेषता और गुण मुझ में है वह न तुम में है और न ही दुनिया के किसी इंसान में होंगे। अबे गंजू, मुंह से कुछ बकोगे भी या यूं ही पहेलियां बुझाते रहोगे? भाइयों, इस समय मेरी विशेषता न ही पूछो तो अच्छा है। क्या मतलब? मतलब यह है कि मेरी विशेषता का पता तुम लोगों को इस समय नहीं चल सकता, बल्कि उस समय चल सकता है जब कभी तुम लोग चोरी करते हुए पकड़े जाओ और तुम्हें फांसी लगने वाली हो। क्या कहा? चोरी करते हुए हम पकड़े जाएं और फांसी? अगले ही पल चारों चोर क्रोधित हो राजा पर टूट पड़े। मारो इस मनहूस को, अभी से ही हमारे पकड़े जाने और फांसी लगने की कामना कर रहा है। अरे रुको तो सही, मेरी पूरी बात तो सुनो पहले। राजा बड़ी मुश्किल से उन चोरों को रोक पाने में सफल हुआ। अच्छा कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं यह कह रहा था कि यदि कभी तुम्हें फांसी लगने की नौबत आती है तो मेरे केवल मुंडी भर घुमा देने से तुम लोग बच जाओगे और जल्लाद चाह कर भी तुम्हें फांसी न दे सकेगा। क्या सच? बिल्कुल सच भाइयों, मैं भी अपनी माँ की कसम खा कर कहता हूँ। यही नहीं, मैं आंख मूंद कर तुम्हें यह भी बता सकता हूँ कि इस राज्य में कौन कौन धनवान है और उन्होंने क्या क्या सुरक्षा प्रबंध कर रखे हैं। वाह, तुम तो वास्तव में बहुत काम के आदमी निकले। हम तुम्हें सहर्ष अपना साथी मानते हैं। आज से हम तुम्हें अपना राजा भी मानते हैं और आज से जहाँ तुम कहोगे वहीं हम चोरी करेंगे। तो ठीक है, अब रात काफी बीत चुकी है, इसलिए आज कहीं चोरी करना ठीक नहीं होगा। कल तुम सब इसी जगह मिलना, फिर कहीं जाकर हाथ साफ करेंगे। हमें मंजूर है। उसके बाद सभी अपनी अपनी राह हो लिए। राजा अपने महल में पहुंचा। कमबख्त बहुत चालाक बनते हैं, कल देखूंगा कि वे मेरे बताए ठिकाने पर चोरी कैसे करते हैं। फिर वह लाल भुजक्कड़ वाली पोशाक उतारकर गहरी नींद में सो गया। दूसरी रात जब राजा मूर्खानंद चारों से मिलने जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी महामंत्री भिंडी सिंह वहां आ पहुंचा। आज आप कुछ जल्दी में लगते हैं महाराज, क्या कोई खास बात है? तब मूर्खानंद ने उसे सारी बात बता दी। फिर बोला, हाँ, हमें उन चोरों से मिलने की ही जल्दी है, क्योंकि आज हम उन्हीं के साथ मिलकर चोरी करने जा रहे हैं। क्या? भला उन लफंगे चोरों के साथ मिलकर आपको चोरी करने की क्या तुक? उन्हें तो तुरंत ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए। यह बात आप नहीं समझेंगे भिंडी सिंह जी, क्योंकि आपकी समझदारी इतनी ही छोटी है जितने की आप स्वयं हैं। दरअसल मैं उन्हें पकड़ने से पहले उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि वास्तव में वे उतने ही चालाक और चतुर हैं जितना कि आप और वे स्वयं अपने मुंह से कहते हैं।
अब जाइए अपना मुंह काला कीजिए। ठीक है महाराज, जैसा आप उचित समझें। कुछ देर बाद राजा मूर्खानंद उस स्थान पर पहुंचा जहां चारों चोर पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ भाई लाल भुजक्कड़, अब बताओ हमें आज रात किसके घर में हाथ साफ करना है? सेठ दुलत्ती चंद के यहाँ हाथ साफ करने में बहुत फायदा रहेगा। कमबख्त ने बहुत सारा धन अपने यहाँ इकट्ठा कर रखा है, लेकिन एक समस्या है। वह क्या? जिस कमरे में सेठ का धन रखा है उस पर मोटे मोटे ताले पड़े हैं। उसकी रक्षा एक लोहे का तोता करता है जो शोर मचाकर अपने मालिक को जगा देता है, लेकिन वह धन और तोता किस कमरे में रखे हैं यह मुझे नहीं मालूम। अरे यार लाल भुजक्कड़, तुम धन व तोते की चिंता छोड़ो और जल्दी से यहाँ से चलो। धन का पता नक्कू सूंघ कर लगा लेगा और लोहे के मशीनी तोते से चतुर सेन निपट लेगा। बाकी का काम चाबी सिंह के लिए चुटकियों का है। ठीक है, तो फिर चलो। कुछ देर बाद, यही है सेठ दुलत्ती चंद की हवेली। नक्कू राम सूंघ कर बताओ कि भीतर कोई खतरा तो नहीं है, उसके बाद ही हम दीवार फांदकर भीतर घुसेंगे। अभी लो प्यारे। नक्कू ने सारस की तरह गर्दन आसमान की ओर उठाई और कुछ सूंघने लगा। कुछ देर गर्दन उठाकर इधर उधर सूंघने के पश्चात वह बोला, यारो फिलहाल कोई खतरा नहीं। सेठ दुलत्ती चंद दुलत्ती झाड़कर सोया हुआ है, तो चलो भीतर घुसें। यह कमबख्त तो वास्तव में सूंघने की शक्ति रखता है। फिर एक एक करके पांचों दीवार फांदने लगे। भीतर पहुंचने के बाद सभी नक्कू के पीछे चलते हुए एक खुली हुई खिड़की के निकट जा पहुंचे। खूब गहरी नींद सोया हुआ है सेठ, इसकी तोंद देखो कैसे फूल और पिचक रही है। नक्कू, समय बर्बाद मत करो और सूंघ कर बताओ कि सेठ का धन कहाँ रखा है। ठीक है, अभी बताता हूँ। नक्कू ने एक बार फिर सिर उठाकर सूंघा और उन्हें साथ लेकर भीतरी कमरों की ओर चल पड़ा। यहाँ से 4 कमरे छोड़कर बाईं ओर की राहदारी में तीसरा कमरा है वह, जहाँ सेठ ने अपना सारा धन कई संदूकों में भरकर रखा हुआ है। वाह, फिर तो 5 उंगलियां घी में होंगी। शीघ्र ही वे इच्छित कमरे तक जा पहुंचे। इस कमरे के भीतर एक और कमरा पार करने के बाद वह धन वाला कमरा आएगा। चलो भीतर चलो। लेकिन जैसे ही वे उस कमरे के भीतर घुसे, ओह खतरा, जल्दी बाहर निकलो। सभी तुरंत कमरे से बाहर निकलकर एक दीवार की ओट में जा छुपे। तुमने तो आज मरवा दिया होता नक्कू। यार, मैं धन पाने की खुशी में खतरे की गंध सूंघना ही भूल गया था। वह वही लोहे का मशीनी तोता है जो अपने मालिक को खतरे के प्रति चेतावनी देता है। कहीं ऐसा ना हो कि सेठ जाग गया हो और यहाँ आता ही हो। नहीं, मैंने सूंघ लिया है, वह अपने कमरे में अभी भी खर्राटे भर रहा है। चतुरसेन, इस तोते से निपटने का काम अब तुम्हारा है। लड़ाओ कोई तरकीब। चिंता मत कर प्यारे, मेरी खोपड़ी इस समस्या से निपटने के लिए कार्य कर रही है और पल भर में इसका हल प्रस्तुत होने वाला है। मैं भी देखता हूँ कि तेरी खोपड़ी क्या युक्ति निकालती है। कुछ पल के बाद आ गया दिमाग में। सुनो, तुम सब उस भूसे के ढेर में छुप जाओ, मैं अभी सेठ का दिमाग दुरुस्त करता हूँ। ठीक है। पता नहीं कमबख्त के दिमाग में कौन सा उपाय आया है। जब मूर्खानंद समेत सभी एक तरफ पड़े भूसे के ढेर में जा छिपे तो चतुरसेन तोते वाले कमरे में प्रविष्ट हुआ। तोता पुनः जोर जोर से चीखने लगा। चीख, खूब चीख बेटा। जब तेरा मालिक यहाँ आएगा तो हर बार किसी को न पाकर आखिर बुरी तरह झुंझला उठेगा। उसके बाद ही। तोते की लगातार होने वाली तेज आवाज से जल्दी ही सेठ दुलत्ती चंद की नींद टूट गई। रक्षक तोता खूब शोर मचा रहा है, लगता है चोर घुस आए हैं, उन्हें अभी चखाता हूँ मजा। जब अपना मोटा डंडा उठाकर सेठ दुलत्ती चंद तोते वाले कमरे में पहुंचा तो तब तक चतुरसेन कमरे से बाहर निकलकर भूसे के ढेर में जा छिपा था और तोता खामोश हो चुका था। ओह, तोता खामोश हो चुका है, लगता है चोर उसका शोर सुनकर भाग गया। फिर भी एक बार निरीक्षण कर लूं। सेठ दुलत्ती चंद के कमरे में प्रविष्ट होने के साथ ही तोता फिर चीखने लगा, लेकिन सेठ उसकी ओर कोई ध्यान न देकर धन वाले कमरे और बीच वाले कमरे का निरीक्षण करता रहा। ताले भी अपने स्थान पर ठीक हैं और कहीं कोई परिंदा तक नहीं। अब जरा एक बार बाहर का निरीक्षण भी कर लूं, कहीं चोर आसपास न छिपे हों।
सेठ दुलत्ती चंद को सभी कमरों और बाहर का निरीक्षण करने के पश्चात कोई नहीं दिखाई दिया तो वह सोने के लिए अपने कमरे की ओर चल दिया। कहीं कोई नहीं। वाह रे मेरे तोते, आखिर फिर तूने चोरों से मेरे धन की रक्षा की। वह देखो, वो जा रहा है। ये तो वास्तव में बहुत चालाक निकला। बस 2-4 बार इसे ऐसे ही और तंग करना होगा, उसके बाद हमारा मार्ग साफ हो जाएगा। उधर अभी सेठ दुलत्ती चंद अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि अरे, ये तोता तो फिर शोर करने लगा। लगता है चोर फिर लौट आए हैं। डंडा लेकर सेठ पुनः उसी कमरे में पहुंचा, लेकिन वहां किसी को न पाकर वह आश्चर्यचकित हो उठा। और जब ऐसा कई बार हुआ, लगता है इसके यंत्रों में कुछ खराबी आ गई है जो बार बार मुझे तंग कर रहा है। खैर, कल देखूंगा। नींद क्यों खराब करूं? कौन से चोर अभी आ रहे हैं? बस अब वह नहीं उठने वाला। हाँ, मैंने भी सूंघ लिया है। तो फिर चलो, देर क्यों? वास्तव में उसके बाद जाकर जब सेठ बिस्तर पर लेटा तो तोते द्वारा लाख शोर मचाने के बाद भी नहीं उठा। थोड़ी ही देर में चाबी सिंह ने धन वाले कमरे के ताले खोल डाले। फिर भीतर पहुंचकर उसने सभी संदूकों पर लगे तालों को भी चुटकी बजाते खोल डाला। चलो, जल्दी से सारा धन समेटो और निकल चलो। गजब के चोर हैं। सेठ का सारा धन समेटकर पांचों उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर कि वे मिले थे। चलो भाई, हमने तुम्हें अपना साझा माना है, इसलिए तुम्हें इस धन को सब में बराबर बराबर बांट दो। उफ, यह काम भी मुझे ही करना होगा। मजबूरी थी, अतः मूर्खानंद को उस धन के 5 बराबर हिस्से कर देने पड़े। अच्छा भाइयों, अब अपने अपने घर का रास्ता लो। कल रात फिर इसी स्थान पर मिलेंगे और कहीं मोटा हाथ मारेंगे। राम राम। ठीक है, राम राम। उसके बाद पांचों अपनी अपनी राह हो लिए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।